जोन बन चुके हैं। कबायली गांवों से बढ़कर पेशावर तक टीटीपी की पकड़ मजबूत मानी जा रही है। ऐसे हालात में टीटीपी ने कई इलाकों में चौकियां बना ली हैं। टीटीपी के बंदे, टीटीपी के लोग पहचान पत्र चेक कर रहे हैं, वो गाड़ियों की जांच कर रहे हैं। इन इलाकों में आर्मी की आवाजाही लिमिटेड हो गई है। केपीके में एक फुटबॉल टूर्नामेंट में टीटीपी कमांडर सद्दाम चीफ गेस्ट बना, लेकिन पाक आर्मी कुछ नहीं कर पाई। टीटीपी का कब्जा कहां कहां है, इसके बारे में बात करें तो डूरन लाइन से सटे कबायली इलाके जैसे खैबर, खुर्रम, उत्तरी और नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान, बाजौर के बड़े हिस्से, पेशावर के बाहरी इलाकों पर टीटीपी अपना कब्जा किए हुए है। पेशावर खैबर रोड, हंगू कुर्रम, गलियारा, बन्नू डेरा इस्माइल खान रूट, बदाबेर मुत्तानी बारा रोड के पास टीटीपी के बैरियर दिख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट में भी खुलासा हुआ है कि टीटीपी और उसके साथ ही गुट कई जिलों में मजबूत हो चुके हैं। कुछ देर पहले की बात करें तो खैबर जिले के तेरा हैदर कांडो में टीटीपी का पाकिस्तानी आर्मी की एक चौकी पर भी कब्जे की खबर है। यहां पाक आर्मी के हथियार और रसद जब्त कर ली गई। पाकिस्तानी सेना की गाड़ी में आग लगा दी, यानी कई इलाकों में टीटीपी का शैडो एडमिनिस्ट्रेशन देखने लगा है। इस बीच नॉर्थ वजीरिस्तान में टीटीपी का एक बड़ा सुसाइडल हमले की तैयारी थी, लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस ने उसे पहले ही समझ लिया, जिसके चलते 3 टीटीपी के लोगों को ढेर कर दिया गया। इससे पहले शुक्रवार शनिवार को टीटीपी ने कई हमले के दावे भी किए। पेशावर में न पाक आर्मी न सरकार, टीटीपी की पकड़ जोरदार। पाक के हाथ से गया खैबर पख्तूनख्वा, पाक आर्मी की निकली हवा। पाकिस्तान अब अपने ही राज्य खैबर पख्तूनख्वा यानी केपीके में तेजी से कंट्रोल खोता जा रहा है। देश की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है, यानी टीटीपी और उसके कई सहयोगी गुट कई जिलों में मजबूत हो चुके हैं। डुरंड लाइन से सटे कबायली इलाकों जैसे खैबर, कुर्रम, उत्तरी और दक्षिणी वजीरिस्तान और बाजौर के बड़े हिस्से अब फौज के लिए नो गो जोन बन चुके हैं। इन जगहों पर सेना की आवाजाही बेहद लिमिटेड रह गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी ने अब खैबर पख्तूनख्वा के कई रूट्स पर खुलेआम चेक पोस्ट बना लिए हैं। पेशावर खैबर रोड, हंगू, कुर्रम, गलियारा, बन्नू, डेरा इस्माइल खान रूट और बाजौर के कुछ हिस्सों में लड़ाकों के बैरियर दिखने लगे हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये लड़ाके गाड़ियों की जांच करते हैं, पहचान पत्र देखते हैं। कुछ वीडियो में खुद टीटीपी के मीडिया विंग ने इन पोस्टों की तस्वीरें जारी की हैं, जो पाकिस्तान की सरकारी ताकत को खुली चुनौती मानी जा रही है। रिपोर्ट बताती है कि टीटीपी अब अपने ठिकाने कबायली गांवों से बढ़ाकर पेशावर के बाहरी इलाकों तक ले आई है। बादाबेर, मत्तानी और बारा रोड के पास अब ये गुट ठिकाने बना चुके हैं। पहले यहाँ फ्रंटियर कोर और पुलिस की गश्त होती थी, लेकिन अब हालात पलट चुके हैं। इन इलाकों में टीटीपी ने हथियार छिपाने, लोगों से उगाही करने और नए लड़ाकों की भर्ती के अड्डे बना लिए हैं। टीटीपी की खुली चुनौती, बना ली कई चौकी। खैबर में टीटीपी से बैर नहीं, मुनीर तेरी खैर नहीं। पुलिस चौकियों के पीछे हटने से खैबर मोहम्मद इलाकों में टीटीपी ने शैडो एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा कर लिया है। ये तरीका वैसा ही है जैसा अफगान तालिबान ने 2021 में काबुल पर कब्जे से पहले अपनाया था। पहले गांवों में पकड़ बनाना और फिर धीरे धीरे शहरों में घुसना। टीटीपी भी वही पैटर्न दोहरा रही है। आम धारणा ये है कि टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा आदिवासी क्षेत्रों और बलूचिस्तान तक ही सीमित है, लेकिन दक्षिण पंजाब से मौलाना अबू दरदा का वीडियो सामने आना इस समूह के बढ़ते प्रभाव का संकेत दे रहा है। टीटीपी अब पाकिस्तान के पूरे क्षेत्र में सक्रिय दिख रहा है। इस तस्वीर को देखिए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी कमांडर सद्दाम एक फुटबॉल टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट बनकर पहुंच गया और पाक आर्मी कुछ नहीं कर पाई। रिपोर्ट के मुताबिक कई पंजाबी मूल के सैनिक अब इन इलाकों में जाने से कतरा रहे हैं।
वजह है टीटीपी के बढ़ते हमले। इन इलाकों में स्थानीय जनजातियों की हमदर्दी आतंकियों के साथ है। इसी कारण सेना अब हमले की बजाय सिर्फ अपना बचाव करने तक सीमित है। टीटीपी के बढ़ते प्रेशर ने पाकिस्तान की उत्तर पश्चिमी सीमा पर सरकार और पाकिस्तानी फौज की पकड़ बेहद कमजोर कर दी है। अब कई जगह टीटीपी के लोग खुलेआम मार्च करते हैं, चंदा जुटाते हैं और वीडियो बनाकर सरकार को चुनौती देते हैं। पेशावर के पास से ऐसे कथित वीडियो सामने आए हैं जिसमें टीटीपी लड़ाके सड़कों पर चौकियां बना रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि इस इलाके में पाकिस्तान की सरकार और सेना का पूर्ण कंट्रोल नहीं है। पेशावर के आसपास के इलाकों में न पाकिस्तानी सेना दिख रही है और न ही पुलिस। यहाँ टीटीपी के लड़ाके ही सब कंट्रोल कर रहे हैं। पाकिस्तान के भ्रष्ट शासन के उत्पीड़न के खिलाफ जनता ने हथियार उठा लिए हैं और हर दिन सैकड़ों युवा टीटीपी में शामिल हो रहे हैं। इसी को लेकर ये तस्वीर सामने आई है। कहा जा रहा है कि टीटीपी इसी शासन के अन्याय और अत्याचार का परिणाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। न पाकिस्तानी आर्मी न सरकार, लेकिन जो आर्मी खुद को बहुत बेहतर आर्मी का तमगा खुद ही बांटती हो, जो आर्मी अमेरिका के जनरलों से जाकर आंख में आंख डालकर बात करती हो, वो अपने ही कंट्री के एक बड़े हिस्से में नदारद नजर आए और वो भी बॉर्डर से लगे हुए इलाके में, तो फिर सवाल उठने लाजमी हैं। शायद हम उसी पर आज डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ने जा रहे हैं। मेरे साथ मेजर जनरल सुधाकर जी, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर, बहुत स्वागत है समय देने के लिए, आने के लिए और ये बताने के लिए कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि जो कि पाकिस्तान का वेस्टर्न सेक्टर वोलेटाइल होने के बाद पाकिस्तानी आर्मी के लिए भी अब दूर की बात हो गया। संजीव श्रीवास्तव बहुत जल्दी मेरे साथ जुड़ेंगे ज्यादा जानकारी के साथ। सर, मैं आपसे आज पूरा इस टेरेन को समझना चाहूंगा, जिस तरह से आप इसको एलेबोरेट कर सके, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन होता है दर्शकों में कि आखिर जब हम बात करते हैं ड्यूरन लाइन की, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के वेस्टर्न सेक्टर की, तब कहां से कहां तक क्या जाता है। लेकिन अपने दर्शकों को मैं ये बता देना चाहता हूं कि पेशावर एक ऐसा शहर है जो ठीक उसी इलाके में आता है जहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान अपना होल्ड बना रहा है। पेशावर से आगे बढ़ते हैं, पारा चिनार पड़ता है और ये कुछ कुछ इस तरीके से है जो कि अफगानिस्तान के अंदर चला जाता है। अगर आप पारा चिनार तक पहुंच गए, यानी आप काबुल के एकदम नजदीक आ गए हैं। आप पाकिस्तान में, लेकिन काबुल से नजदीक है। मेजर जनरल सुधाकर जी, ये किसकी गलती है कि पाकिस्तान में टीटीपी ने इतना स्ट्रांग होल्ड बना लिया कि वो अपने चेक नाके वहां पर लगा रहा है, अपने आरओपीज वहां पर कर रहा है, जब उसके कमांडर वहां पर किसी फुटबॉल मैच में जा रहे हैं। पाकिस्तान तो कहता है कि इन सारी चीजों के पीछे वो कभी बलोच में फितना उल हिंदुस्तान कहता है, कभी यहां कहता है। एक प्रोफेशनल आर्मी होने के नाते कौन सी बड़ी गलतियां रही जो टीटीपी का इतना स्ट्रांग होल्ड है यहां पर? सर, बहुत अच्छा। फर्स्टली राजीव, बहुत धन्यवाद, आपने आपके शो के लिए मुझे इनवाइट किया। हमारे दर्शकों को शुभकामनाएं। और जहाँ तक जो सवाल आप उठा रहे हैं, सिंपल आंसर उसका सरल तरीके से अगर मैं बताऊं, ये पाकिस्तान आर्मी का गलती है। पाकिस्तान आर्मी का गलती आज के दिन में पाकिस्तान में अगर आप देखते हैं, चाहे गवर्नेंस की बात करिए या पॉलिटिकल लिनिएज या ग्रेविटास उसकी बात करिए या इकोनॉमिक का सेंट्रलिटी, मतलब पाकिस्तान आर्मी एक ऐसा आर्मी है, वो बिजनेस कर रहे हैं, उनके बिजनेस हाउसेस खोल रखे हैं। मिलिट्री काम जो है ये काफ़ी सालों से इसके ऊपर फोकस और रिजॉल्व जो है काफ़ी कमज़ोर होते जा रहा है। अब कमज़ोर होने की वजह से इसका जो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, हर देश का आर्म फोर्सेस को एसेस किया जाता है बाय इंडिपेंडेंट एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंसी। पहले ये 9th पोजीशन में आता था, अभी 9 से 2025 को नीचे चला गया है 12वीं पे। अभी मेरे पास खबर इनपुट आ रहे हैं ये और नीचे चल अब जा रहा है। शायद इस साल के एंड तक ये 22 या 21वां नंबर आ जाएगा। ये एक चीज को जाहिर करता है कि आज के दिन में पाकिस्तान आर्मी को जो करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं।
तो ये तो आपका सवाल के जवाब है। अगर आपकी इजाजत है, जब तक श्रीवास्तव साहब नहीं आते हैं, मैं दो तीन चीजें क्लैरिफाई सर करना व्हाई चाहता हूँ। नॉट, मैं एनसाइक्लोपीडिया खोलने के लिए तैयार हूं सर। राजीव, मेरे से ज्यादा आप पढ़े लिखे हैं, मुझे मालूम है। ठीक है ना, एक पुरानी कहावत है, सर एक एक अल्केमिस्ट सेकंड के पिता। लिए, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, थोड़ी देर पहले तस्वीरें आई हैं मेरे और आपके साथ जो चल रही हैं, ये चौकी पर कब्जा है बाजोर के इलाके में। अब ये बताता है जो आप अभी बात कह रहे थे। सर प्लीज विदाउट एनी डाउट आप पूरा एक्सप्लेन करें, मैं भी समझना चाहूंगा। हाँ, अच्छा, टेरेन, क्योंकि ज्योग्राफी समझना निहायत ही आवश्यक है। ज्योग्राफी का आप अगर देखते हैं, हम अफगानिस्तान का बात नहीं करेंगे, हम करेंगे दुरान लाइन का। ये दुरान लाइन ऐसा एक फीचर के ऊपर जा रहा है। नॉर्थ टू साउथ अगर देखेंगे, नॉर्थ में ये माउंटेनियस एरिया है। ये है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो 2640 किलोमीटर का बॉर्डर है। ये बॉर्डर की शुरुआत उत्तर से होती है, जो पहाड़ियों की एक झुंड है। जैसे कि अफगानिस्तान को जब हम डिफाइन करते हैं, तो एक उनका पॉइंट है, पिवट है। वहां पे हिंदू कुश है, उधर पामीर है, उधर बाकी सारे भी माउंटेन आके मिलते हैं। करीब 7 रेंजेस आके एक जगह होते हैं। ये वॉकन कॉरिडोर को बाईपास करके बीच में आते हैं सातों के साथ। इन्हीं के बीच में नदी नाले उनके बहते रहते हैं, और पॉपुलेशन सेंटर भी इसी तरफ है। इसी तरह ये अगर पाकिस्तान का आप दुरंत लाइन को देखेंगे, तो शुरू होता है माउंटेनियस फीचर, और माउंटेनियस फीचर के साथ जगह जगह उसको कांडी, कांडी एक कश्मीरी भाषा है, जंगल एरिया को बोलते हैं कांडी। ये जंगल पूरे पहाड़ों के ऊपर नहीं है, डिफोरेस्टेशन की वजह से ये जंगल अभी गायब होने लगे हैं। सिर्फ स्क्रैगी और ओपन बैरन माउंटेन्स है। ये जा रहे हैं करीब करीब, रेंज इनका 300-400 किलोमीटर तक वो रेंजेस रन करते हैं। उसके बाद ये बलूचिस्तान, सॉरी, ये करीब 1500 किलोमीटर तक जाते हैं ये। जब तब जाके बलूचिस्तान के बॉर्डर के साथ आ जाते हैं। आप वो कंधार और क्वेटा बीच में एक क्रॉसिंग प्लेस चमन है। और बलूच ये जो एरिया आता है वो डेजर्ट, पहाड़ी इलाका से जाके डेजर्ट इलाका आ जाता है। प्लेन इलाका, डेजर्ट इलाका, पानी कम है, लेकिन ये भरपूर है। कंप्लीट बलूचिस्तान जो है मिनरल से भरा हुआ है। और इसी के साथ एक चीज मैं इधर हाईलाइट करना चाहता हूं, ये खैबर पख्तूनख्वा माउंटेनियस, पार्शियली या सेमी जंगल टेरेन है। पेशावर जो नाम आपने उठाया, पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का राजधानी, कैपिटल है। ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद से ज्यादा दूर नहीं है। एकदम। और तीसरे पॉइंट को यहीं पे मैं क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं। आज अगर मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान आर्मी की कमजोरी है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी को डीप स्टेट कहते हैं, और यही जो सिविल गवर्नमेंट को चला रहे हैं। इसलिए आर्मी चीफ को, रादर देन इनवाइटिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इसको 2 बार 3 बार उसको इनवाइट कर दिए। तीसरी बार हालांकि शरीफ साहब साथ में गए थे। तो ये एक ऐसा देश है, कहते हैं कहावत में कि हर देश के पास एक आर्मी होता है, लेकिन पाकिस्तान ऐसा देश है, यह आर्मी के पास एक देश है। सो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज के दिन में जिस तरफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान बढ़ती हुई डिमांड करते जा रहे हैं और फैलाव हो रहा है, उनकी 3 चीजों को पहचानना निहायत आवश्यक है। क्या है वो, क्या चीज मांग रहे हैं? सबसे पहले कह रहे हैं ये दुरान लाइन को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसलिए फेंसिंग, मेरे पास लेटेस्ट कुछ रिपोर्ट आया है कि 99% कुछ जगह और 94% बोले फेंसिंग कंप्लीट था, इन्होंने तोड़फोड़ करके उखाड़ दिया है। पर्टिकुलरली ये जो तरखोम वाला जो गेटवे है, उसके आसपास के 15-16 जो क्रॉसिंग प्लेस, एक समय था दुरान लाइन के ऊपर 235 क्रॉसिंग प्लेसेस थे। पाकिस्तान इन सबको बंद करके सिर्फ 16 रखा। 16 से बंद करके 2 पे ले आए थे। चमन है बालूचिस्तान की तरफ, तोरखम है इस तरफ, खैबर पख्तूनख्वा। वो भी अपना मन मर्जी पे कभी खोलते थे, कभी नहीं खोलते थे। तो उनकी इलाज करना, पेशेंट्स, मेडिकल केयर, सप्लाई चेन जो है, कंप्लीट इन्हीं पासेस के बीच में से जाते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है ग्लोबल गेटवे। लेकिन आज के दिन में वो पासेस के अलावा आसपास में जितने पासेस है सब खुल चुके हैं। मेरे ख्याल से, मेरे हिसाब के जो रिपोर्ट आया है, ये करीब करीब 15 या 16 पासेस और, यानी कि क्रॉसिंग प्लेसेस खुल गए हैं। हालांकि तोरखम मेन पास है या जो गेटवे है, इसके अलावा 15-16 और खोल दिए हैं। प्लस एक चीज और है, उनका डिमांड है कि ये कंप्लीट शारिया लॉ को वो स्प्रेड करना चाह रहे हैं। पर्टिकुलरली खैबर पख्तूनख्वा, उनके मुताबिक ये हो चुका है, शारिया लॉ ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो गया है। और तीसरा जो है
वो कह रहे हैं उनका पैरेलल गवर्नमेंट चलेगा, वहां पे पाकिस्तान सरकार का गवर्नमेंट को कभी वो ना अलाउ करेंगे, सिक्योरिटी मैं अपने फोर्सेस को सवाल के ऑपरेट नहीं। साथ आपका रुख एक बार फिर करूंगा। संजीव जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो आपने अभी केपीके को लेकर अभी बातें कही हैं, बहुत डिटेल में हम जाएंगे। संजीव जी, वो क्या वजह है कि पाकिस्तान बहुत कोशिश करने के बावजूद भी डूरेंट लाइन को पीसफुल नहीं कर पा रहा है? एक चीज और इसके साथ दूसरी चीज और जोड़िएगा, जब डूरेंट लाइन पर पाकिस्तान को इतनी प्रॉब्लम है, अफगानिस्तान के साथ, टीटीपी के साथ, वो बलूचिस्तान में बलोच के साथ प्रॉब्लम कर रहा है, पीओके में भारत के साथ उलझ रहा है, और अब सरक्रीक का भी महाज खोलने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान चाहता क्या है इन सारी चीजों को देखते हुए डूरेंट लाइन के स्पेसिफिक? देखिए राजीव जी, जिसको कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, और ये जो पाकिस्तान की जो नीतियां हैं, जो कि आपने जिक्र की, चाहे वो अफगानिस्तान के संदर्भ में हो, भारत के संदर्भ में हो, अपने देश की आबादी के संदर्भ में हो, वो जाहिर है कि वो उसके अंदर आतंक परस्त उनका अप्रोच है। उनके अंदर एक दोयम दर्जे का अपने ही देश की आवाम के साथ ट्रीटमेंट करने का अप्रोच है। और जाहिर है कि वो अफगानिस्तान को तो ऐसा मानते हैं कि जैसे कि अफगानिस्तान को वो जब चाहेंगे तब मैनिपुलेट कर लेंगे, और अपने स्ट्रेटजिक बैकयार्ड, स्ट्रेटजिक डेप्थ वगैरह की जो उनकी एक पुरानी जो सोच रही है, जाहिर है कि उसको ये तालिबान की जो सरकार है, आज का जो अफगानिस्तान है, वो स्वीकार नहीं करता है। और वो अपने ऊपर हो रहे इस तरीके की पाकिस्तानी साजिशों का वो करारा जवाब दे रहा है, मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। और अब तो आप देखिए राजीव जी, तो वहां पर जो कुनार नदी है उस पर डैम बनाने का काम भी अब अफगानिस्तान करने जा रहा है, जिससे कि एक बहुत बड़ा जो जल का जो संकट है उसको वेस्टर्न फ्रंट पर भी भुगतना पड़ेगा। सिंधु जल समझौता तो पहले से स्थगित है, और अब कुनार नदी पर भी जो डैम बनेगा, और जिसका की काम तात्कालिक रूप से जो अखुनजादा जो तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने इसको शुरू करने के आदेश दिए हैं। तो ये जो पाकिस्तान की जो आत्मघाती जो नीतियां हैं, उसकी जो आंतरिक जो कमजोरियां हैं, उसकी वजह से जो आने वाला जो पाकिस्तान का भविष्य बेहद अंधकार में दिखाई देता है। और ये जो पाकिस्तान कई भागों में जो विखंडित होने की जो उसकी प्रक्रिया है, जो उसका डिसइंटीग्रेशन की जो प्रक्रिया है, वो लगातार तेज गति से चल रही है। मेरा ऐसा मानना है कि चाहे वो आप देख लीजिए बलूचिस्तान हो, इसके खैबर सिग्नल्स तो पख्तूनख्वा पाकिस्तान हो, को भी मिल रहे होंगे, उनके एस्टेब्लिशमेंट को भी मिल रहे होंगे, फिर वो आंख मूंद कर क्यों बैठा है संजीव जी? उसका कारण बहुत स्पष्ट है राजीव जी, कि ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं अपने देश के हितों को सेकेंडरी रखते हैं। उनके जो अपने हित हैं, जो अपनी आलीशान जीवन है, उस पर कोई खलल नहीं पड़नी चाहिए, वो बदस्तूर जारी रहना चाहिए। उनके जो, अगर आप वहाँ की चाहे सेना के जो सर्विंग जनरल्स हों या रिटायर्ड हों, सभी को आप देख लीजिए, तो वो जिस तरीके के बड़े बड़े आलीशान फार्म हाउसेस में रहते हैं, बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, अनअकाउंटेड जो उनके पास जाहिर है कि मनी है। और पाकिस्तान की सेना, जैसा कि हम जानते हैं, जिसको कि इस्टेब्लिशमेंट के नाम से जाना जाता है, कि वो पाकिस्तान की मिलिट्री का जो डोमेन है उनके पास तो है ही, लेकिन जो पाकिस्तान का जो आर्थिक तंत्र है उसको भी वो अपने बड़े बड़े जो फाउंडेशंस के माध्यम से बेचते हैं, आर्मी वो कपड़े बेचते हैं, वो फैक्ट्री लगाते हैं, क्या नहीं करते हैं। मेजर जनरल सुधाकर जी, दो चीजें मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाहूंगा, मेरे दर्शक भी समझना चाहेंगे, क्योंकि आप आर्मी और स्ट्रेटेजी और सारे सेक्टर्स को बहुत अच्छी तरह आपने देखा है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से जब स्टडी करने की कोशिश की पाकिस्तान आर्मी को, तो मैंने देखा जो 44% का बलूचिस्तान का एरिया है, इसमें झोप से लेकर ओरमारा तक 11 कैंट हैं पाकिस्तानी आर्मी के। और ये जो पूरा का पूरा केपीके से लगा हुआ ये ऊपर का हिस्सा जो डूरेंट लाइन अफगानिस्तान से है, यहां पर आपका एबटाबाद से लेकर बन्नू तक 14 या 15 कैंट है। पाकिस्तान ने ज्यादा नफरी यही डाल रखी है, और यहीं पर पाकिस्तान की आर्मी पूरी तरीके से जब अटैक्स होते हैं तो बिखरी नजर आती है। वजह क्या है? वजह बहुत अच्छा सवाल आप कह रहे हैं कि 44% लैंड में 11 कैंटोनमेंट, और ये खैबर पख्तूनख्वा मेरे हिसाब से करीब 21% या 15 या 15 18% कैंट है। हाँ 15 कैंट है। तो इतने होने के बावजूद ये अटैक क्यों हो रहे हैं? अटैक होने का कारण ये है कि पाकिस्तान आज के दिन में
एक देश की जो बुनियादी फंडामेंटल चीजें पहचान होती है वो रहा नहीं। आप चार वर्टिकल का आप लीजिए, एक डेमोक्रेसी इस्लामिक रिपब्लिक होने के नाते चारों वर्टिकल ये बिल्कुल टूट चुके हैं। चारों वर्टिकल क्या क्या है? एक है आपका एग्जीक्यूटिव, एक है लेजिस्लेचर, एक है मीडिया और एक है जुडिशियरी। मीडिया तो ना की बराबर है। आप खुद ही एक जर्नलिस्ट है, आपको पता होगा पाकिस्तान का क्या हालत हो रखा है। जुडिशियरी इज टोटली इनफिल्ट्रेटेड, इट इज करप्टेड। इसी तरह आपका लेजिस्लेचर ना की बराबर हो रहा है, एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जिस्टेंट है। तो ऐसा हालत में आप और दो चार बिंदुओं को जोड़िए, इकोनॉमी की बात करिए। इकोनॉमी की बात करते हैं, आज के दिन में पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है 23 बिलियन मिनिमम, मैं बॉटम लाइन ले रहा हूं, 23 बिलियन डॉलर। सिर्फ उनका जो एक्सटर्नल डेट है 287 बिलियन डॉलर, जिसमें से एक्सटर्नल है 87, बाकी सारे इंटरनल है। इतने उनके आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट करना है। तो ये 23 बिलियन उनका इकट्ठा नहीं आ पा रहा है, तो इधर उधर जा रहे, भिख के कटोरी लेके मांग रहे हैं, इधर उधर से लोन लाके इसको पुराना लोन को वो चुकती कर रहे हैं। आउट ऑफ इंटायर एक्सटर्नल डेट चाइना का 30% है। ये तो हो गया इकोनॉमी का डमाडोल चल रहा है अभी, प्लस ऊपर से नेचुरल डिजास्टर हो रखे हैं, जो फ्लड है। फ्लड से पिछले साल की नहीं बता रहा हूँ, इसी साल कंप्लीट पंजाब प्रोविंस जो है, इट इज वर्स्ट, मतलब काइंड ऑफ डिजास्टर इन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। विद ड्यू रिस्पेक्ट सुधाकर सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट, क्या टीटीपी को जवाब देने के लिए ये सारे फैक्टर्स पाकिस्तान आर्मी के सामने क्या एक दीवार बन के खड़े हैं? टीटीपी को जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं? वो तो गोरिल्ला वॉरफेयर है, एम्बुश करते हैं, वो इतना बैकअप तो उनके पास है नहीं जितना पाकिस्तान आर्मी के पास है। बिल्कुल राजीव, मैं यही पा रहा था, जो पॉइंट आपने छेड़ा है बिल्कुल सही छेड़ा है। ये आ जाइए आप मिलिट्री के ऊपर। मिलिट्री के ऊपर मैं कहूँगा 1969 में हेनरी किसिंजर बहुत बढ़िया एक स्लोगन दिया था कि जो कन्वेंशनल आर्मी लूजेस इफ इट डजंट विन, गरिल्ला विंस इफ इट डजंट लूज। तो जो समझ पाएंगे गहराई में, ये काफी एक स्टेटमेंट है। इसका मीनिंग ये है कि आज के दिन में पाकिस्तान आर्मी के जो सैनिक हैं, आधे से ज्यादा, शायद एग्जैजरेशन लगेगा लेकिन ये हकीकत है, वो फौज के साथ आगे लड़ाई के लिए जाना नहीं चाह रहे हैं। जो छूटी गए हैं वो घर से वापस नहीं आ रहे, रिकॉल नोटिस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। भगोड़ा उनका जो है डिजेशन केसेस बढ़ती जा रही है। हथियार अगर लेके आगे की तरफ डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हैं तो हथियार छोड़ के वापस आ रहे हैं। तो और ये सारे जो टीटीपी और जितने सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको देख के वो भाग जाते हैं। तो इसका मतलब एक फौज होने के नाते जो लास्ट बेस्टन ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, एक देश का एक विश्वास होता है, एक ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट अभी ना के बराबर हो चुका है। उससे ज्यादा आप देखिए 2023 9 अप्रैल को जो एक कोर कमांडर का मकान यही पेशावर के पास था, उसके ऊपर आग लगाना, ये क्या जाहिर करता है? ये एक मिलिट्री है जिसको डेमीगॉड की तरह पूजा किया जाता है पाकिस्तान में। अगर एक कोर कमांडर चीफ के बराबर है, इसका मतलब आर्मी के ऊपर पूरा विश्वास लुप्त हो चुका है। यही मैं कहना चाहता हूं, ये आज के निपंग मतलब टोटली इनइफेक्टिव, ना असरदायक है, किसी के सामने लड़ाई नहीं कर सकते। टैंकों के अंदर डीजल है ही नहीं, गाड़ियों में उनका पेट्रोल नहीं है, हथियारों के लिए एम्युनिशन अभी तक पूरे जो 4 उनके 5 होता है 5I इंटेंस रेट पे एम्युनिशन होना चाहिए, उनके पास ये एम्युनिशन भी पूरा नहीं है। इसके साथ आप अभी सर ट्रिक की बात कर रहे हैं कि वो तैयारी। तो ऐसा हालत में मैं सिर्फ एक चेतावनी दूंगा, क्योंकि टाइम खत्म होने जा रहा है। पाकिस्तान का इंटरनल स्टेबिलिटी जब सवाल खड़ा होता है, उसी समय ये कुछ ना कुछ पंगा खड़े करते हैं। आपको पूरा तैयार रहना चाहिए, पहले जैसे इंसिडेंट ना हो जाए। यस, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स, राइट, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को उभारना है। दर्शकों, अगर आप सर क्रीक को नहीं समझते हैं तो सर क्रीक गुजरात के आगे जो रन का एरिया है उसमें 96 किलोमीटर लंबा एक एरिया है जहां पर बैकवाटर्स आते हैं और वहां पर काफी खारा इलाका है, वहां पर रिहाइश नहीं है। और पाकिस्तान कहता है कि जो उसका दूसरा हिस्सा है वहां से सर क्रीक की सीमा शुरू होती है। और भारत लगातार 1968 के बाद से कह रहा है कि इसका मिडवे है, लेकिन पाकिस्तान ने वहां पर आर्मी वहां पर भेजी, वहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट करना शुरू किया अटैक के लिहाज से प्रॉब्ली, और वहां पर उनके पाकिस्तान के नेवी चीफ पहुंचे। राजनाथ सिंह ने साफ इशारा दे दिया अगर एडवेंचर हुआ तो मैप्स बदलेंगे जरूर, और ये पाकिस्तान को इशारा दिया। लेकिन संजीव जी मेरे साथ इस वक्त है। संजीव जी, ख्वाजा आसिफ ने एक बात कही
कि अगर अफगानिस्तान हमारे साथ एग्रीमेंट पर नहीं आया तो ये वॉर समझा जाएगा, लेकिन पाकिस्तान आर्मी केपीके और आसपास दिख नहीं रही है, तो इतना असलहा और इतना प्रॉपर अटैक के लिए और ट्रैप लगाने के लिए जो स्ट्रेटेजी है वो टीटीपी के पास कहां से आ रही है? देखिए राजीव जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। टीटीपी के बारे में एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है, जो कि पाकिस्तान के हुक्मरान जाहिर है कि उसे नहीं समझते हैं। ये जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, ये पूरे पाकिस्तान पर शासन करने की महत्वाकांक्षा रखता है। इसका जो लक्ष्य सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक सीमित नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा तो उसका पहला जो टारगेट है, लेकिन इसका जो अल्टीमेट जो टारगेट है वो पूरे पाकिस्तान के तालिबानाइजेशन को करने का है, पूरे पाकिस्तान में कट्टर शरिया लॉ को लागू करने का है, इम्पोज करने का है, और वो उसी तरीके का शासन पाकिस्तान में करना चाहता है जैसा कि तालिबान अफगानिस्तान में कर रहा है। और टीटीपी जाहिर है कि अपने इसी मंसूबे की वजह से वो लगातार छापेमार का जो युद्ध है, जो गुरिल्ला वॉरफेयर है, उसका सहारा लेते हुए वो पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। और दूसरा प्रश्न ये कि वो सेना को क्यों टारगेट कर रहे हैं, तो टीटीपी के जो वर्तमान समय में जो ऑपरेशंस हैं और पहले भी अगर आप देखिए तो वो पाकिस्तान की सेना को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। पाकिस्तान की अंदर शरिया लॉ को लागू करने की उनकी महत्वाकांक्षा है, और इस प्रक्रिया में वो पाकिस्तान की जो एग्जिस्टिंग जो भी उनकी जमहूरियत है, जो भी उनका सिस्टम है पाकिस्तान का, उसको वो उखाड़ फेंकना चाहते हैं और वहां पर अपना वो कट्टर शरिया लॉ लागू करना वाला जो शासन है उसको स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन उस प्रक्रिया में, उस पूरे प्रोसेस में वो पाकिस्तान की सेना को, जो कि पाकिस्तान को रन करती है, पाकिस्तान के जो रियल रूलर्स हैं वो पाकिस्तान की सेना ही है, उसको अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। इसी वजह से वो सीधा सीधा पाकिस्तान की सेना पर हमले करते हैं, पाकिस्तान के पुलिस फोर्सेस पर हमले करते हैं। और ये जो पाकिस्तान के अंदर के जो कट्टरपंथी संगठन है, तहरीके लब्बैक, लश्कर जांगवी इत्यादि इत्यादि, जो तमाम ऐसे जो कट्टरवादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ ये लगातार निगोशिएशंस भी कर रहे हैं। उनके बीच में एक कोलैबोरेशंस को पैदा करके, अलायंसेस को पैदा करके वो अपने पैठ को पूरे पाकिस्तान की सोसाइटी में बढ़ाना चाहते हैं। और ये जो पाकिस्तान के लिए जो तहरीके तालिबान का खतरा है, वो उसके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, एक अस्तित्व का संकट है। और टीटीपी ने अपने इस चरित्र को बहुत पहले से दिखाना शुरू कर दिया था। 2014 में पेशावर में जो आर्मी स्कूल पर जो हमला हुआ था, उसमें 132 जो आर्मी ऑफिसर्स के मासूम बच्चों की टीटीपी ने निर्मम हत्या कर दी थी। वो जाहिर है कि उस समय से ही वो सीधा सीधा सेना को टारगेट कर रहे हैं। इनकी जो महत्वाकांक्षा है ये कोई आज की नई नहीं है, ये 2021 के बाद नहीं आई है। तो इनकी महत्वाकांक्षा पाकिस्तान पर शासन करने की, उस पर कब्जा करने की बहुत पहले से रही है। लेकिन जब तक अमेरिका की और नेटो की फोर्सेस अफगानिस्तान में थी, ये टीटीपी के जो आतंकी हैं वो जेलों में वहां पर बंद करके रखे गए थे। लेकिन जैसे ही रातों रात अमेरिका ने वहां से विड्रॉ किया, नेटो की फोर्सेस ने पूरा टेरिटरी को छोड़ा, ऐसे में वो जेल उनके लिए खुल गई और सारे के सारे जो ये टीटीपी के जो आतंकी हैं वो सीधे सीधे खैबर पख्तूनख्वा की तरफ उन्होंने मूव किया। और तभी से आप देख लीजिए कि वो बड़े हमले कर रहे हैं। और ये जो चार वर्षों का 2021 के बाद से जो संकट आया है, उसके बारे में मैं राजीव जी एक बात अवश्य कहना चाहूंगा। जैसा कि आपके शो में मैंने पहले भी कहा है, ये पाकिस्तान का खुद का क्रिएशन है। पाकिस्तान ने जो भस्मासुर खड़े किए, जो सांप जो बैकयार्ड्स में पाले, ये वही सांप हैं, ये वही भस्मासुर हैं जो पाकिस्तान को अब जलाना चाहते हैं। पाकिस्तान के जो हुक्मरान अफगानिस्तान में स्ट्रेटेजिक डेप्थ हासिल करने की महत्वाकांक्षा रखते थे, अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक बैकयार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने की महत्वाकांक्षा रखते थे। अब चीजें उल्टी हो गई है राजीव जी। अब जो तालिबान है और वो जो टीटीपी के जितने भी वहां पे ऑपरेशन चल रहे हैं, वो पाकिस्तान में एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ को हासिल करने की महत्वाकांक्षा रखने लगा है। ये पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझ लेना चाहिए कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो संकट है उनके लिए एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, मैं इसको फिर से कहूंगा। और ये जो खतरा है वो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा खतरा है। और दूसरा मैं एक दो बातें और भी कहना चाहता हूँ कि ये जो पूरा पाकिस्तान का जो तालिबान का और तहरीके तालिबान पाकिस्तान का जो क्रिएशन है, उसके पीछे और भी जो इश्यूज हैं। डोरन लाइन की आपने चर्चा की, डोरन लाइन को तालिबान की सरकार भी नहीं मानती। अफगानिस्तान की किसी भी सरकार ने डोरन लाइन को कभी नहीं माना।
और आज भी चाहे वो पाकिस्तान के पश्तून हो, चाहे वो अफगानिस्तान के पश्तून हो, उनके अंदर इसी बात को उनके अंदर हमेशा उनके अंदर ये रहता है कि पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो डूरन लाइन के माध्यम से ये पश्तून आबादी को ये डिवाइड चीज करके सर रखना चाहते हैं। ये चीज 1893 में शुरू हुई थी, जब वो अब्दुर्रहमान खान, शायद वो अफगानिस्तान के जो रूलर थे, और सर डूरंड, जब उन्होंने मिलकर इस चीज को किया। लेकिन 1993 तक आते आते तो ऐसा लगा कि रिन्यू होने जैसी बात हो गई, रिन्यू कभी हुई नहीं, और आज अफगानिस्तान इसे कतई नहीं मानता। लेकिन मेजर जनरल सुधाकर जी, और कहना चाहता था, हाँ, एक बात मैं और कहना चाहता था कि ये जो पश्तून आबादी है वो इस बात को मानती है कि जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं वो डूरन लाइन के माध्यम से उस पर बाड़ लगाने का काम करके 2600 किलोमीटर की ये पूरी लंबी सीमा है, उस पर जो बाड़ लगाने का जो काम उन्होंने किया, उसके माध्यम से वो पूरे अफगानिस्तान के जो पश्तून और पाकिस्तान के जो पश्तूनों के बीच में एक दीवार खड़ी करना। वैसे भी वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में हुआ था, वो पाकिस्तान अफगानिस्तान में तो हुआ भी नहीं था। जी, वो तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में था। लेकिन ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान कर रहे हैं, इनको ये पश्तून मानते हैं कि डिवाइड एंड रूल करने की साजिश है, जिसको कि तालिबान भी नहीं मानता है। वो बाढ़ जो लगाया है उन्होंने, वो बाढ़ को लगातार उखाड़ फेंकने का ही कार्य किया है। और उसके बाद तीसरी बात, एक अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं कि जो पश्तूनों के प्रति पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, वो भी आज ये जो पूरी क्राइसिस है पाकिस्तान जो फेस कर रहा है, उसका कारण है। ये सारी की सारी जो क्राइसिस, आप चाहे भारत के फ्रंट पर आप देख लें, या पाकिस्तान अफगानिस्तान के फ्रंट पर देख लें, या पाकिस्तान की जो आंतरिक स्थितियां हैं, उसका जो किया धारा है, उसका जो जिम्मेदार अगर कोई व्यक्ति है और कोई संस्था है, तो वो पाकिस्तान की सेना है और वहां की खुफिया एजेंसी ISI है और करप्ट पॉलिटिशियंस हैं। जब तक ये जो कृत्य पाकिस्तान अपने आप को नहीं सुधारेगा, आंतरिक रूप से अपने आप को नहीं बेहतर बनाएगा, स्थितियां नहीं बदलने वाली। बहुत छोटी सी बात है जो आपने अभी बात कही। हम में से अधिकतर लोग इस बात को जानते हैं, जो इस बारे में पढ़ रहे होंगे। कमर जावेद बाजवा आजकल कहाँ है? अगर पता कर ले तो समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान के जनरल करते क्या रहे हैं। बाजवा आप दिखाई नहीं पड़ते पाकिस्तान में, लेकिन वो अपनी लाइफ नॉर्वे में बड़े सेटल तरीके से जी रहे हैं। खैर, मेजर जनरल सुधाकर जी, ये जो पारा चिनार का एक ट्रायंगल बनता है, दर्शकों मैं पाकिस्तान के वेस्टर्न सेक्टर डूरन लाइन की बात कर रहा हूं। अगर आप लोग के पास मैप है तो जरूर उसको देखिएगा। पेशावर से आगे एक ट्रायंगल बनता है पारा चिनार का, करीब 100 किलोमीटर का एरिया अंदर तक अफगानिस्तान के जाता है। बेसिकली यहां से अफगानिस्तान को एज मिलती है इस पूरे इलाके पर पाकिस्तान को घेरने की। लेकिन मेजर जनरल सुधाकर जी, यहां से भारत का मुजफ्फराबाद जो POK में पड़ता है, नूर खान जहां पर हिट किया है, चकलाला विच इज इस्लामाबाद, चकलाला और चकवाल ये विच इज एग्जैक्टली इस्लामाबाद, ये बराबर बराबर दूरी पर आते हैं। क्या पाकिस्तान का डर अब ये है कि इनसे मुकाबला अगर हम इनकी टेरिटरी में नहीं कर पाए तो फिर ये हमारी टेरिटरी में आगे बढ़कर हमें चैलेंज करेंगे, जो GHQ से ज्यादा दूर नहीं है? फिर इसी शॉर्ट में आंसर दूंगा कि सिक्योरिटी के मसले में कुछ भी संभव हो सकता है, किसी अभी डिस्काउंट करना सही नहीं है और उसको हम प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। मैंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक पॉडकास्ट लिया था रिपब्लिक चैनल। उस समय मैंने मुंह से नहीं निकल गया था, बल्कि मैं जानबूझ के बताया था कि वो इशारा निगाह कहीं पे है लेकिन उनका इशारा और कहीं पे है। उस समय मैंने कह दिया था कि अगला लड़ाई जो है आपका सर क्रीक में होगी। जहां तक आपकी सवाल है, बिल्कुल संभव है, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए हिंदुस्तान को पूरा अलर्ट रहना चाहिए और साथ ही जो स्ट्रेटेजी हमने प्लान करके किए हैं या कुदरती हुआ है अफगानिस्तान के साथ, ये मैं कह नहीं सकता हूँ, मैं रिटायर्ड हूँ, लेकिन मैं डॉट्स को ज्वाइन करके इतना कह सकता हूँ कि जो ट्रायंगुलर पोर्शन जो अफगानिस्तान के अंदर जाता है, उसके ऑपोजिट में एक प्रोविंस है, उसका नाम है पक्टिका प्रोविंस। जी, जहां पर एयर अटैक्स किए, जहां पे एयर अटैक्स हुई थी। तो मेरे रिपोर्ट के मुताबिक जितना डेंजर आप और मैं समझते हैं, उतना डेंजर पाकिस्तान भी उसको समझता है और अफगानिस्तान इसको एक पिंसल मूवमेंट करके तालिबान उसको कैप्चर भी कर सकता है, लेकिन वहां तक पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है, जैसे श्रीवास्तव साहब ने बहुत बढ़िया तरीके से व्याख्या किए हैं, ये थोड़े ही दिन के अंदर, आप सुने होंगे उनके चीफ मिनिस्टर साहब 4-5 दिन पहले
क्या बयान दिया था कि मैं वो अभी शरीफ साहब के हुक्म को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ एक जना है जिनके हुक्म सुनेंगे, वो है इमरान खान। ना कहाँ तक ये असरदायक होगा, लेकिन इस किस्म की बयानबाजी जो है ये साइकोलॉजिकल और ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर को काफी बढ़ावा देता है। जो पॉइंट आप कह रहे हैं, जो दो तीन एग्जाम्पल आपने दिया, जैसे हिंदुस्तान की तरफ से आपने नूर खान वाला जो बेस है, चकलाला वाला जो बेस है, ये जो इक्विडिस्टेंट होने के नाते क्या हिंदुस्तान के ऊपर क्या ये कोई एक्शन कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन आज के दिन में मेरे अंदाज और असेसमेंट के मुताबिक पाकिस्तान के पास कन्वेंशनल कैपेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। मैं आपको मोटा मोटा बता दिया नहीं, हूं। बिकॉज मैं ये बात इसलिए मैंने बोली सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, क्योंकि मुझे आसिम मुनीर का वो स्टेटमेंट याद है कि अगर हमारा वजूद खतरे में आएगा तो फिर हम दुनिया को ले डूबेंगे। ये है काली, मैं कोई एक फॉरेन चैनल को बता रखा हूं कि जिस मटके में पानी कम होता है ना, बहुत ज्यादा आवाज होता है। तो मैं कह रहा ये चाह रहा हूँ, शायद आपकी चैनल या कहीं मनोज के प्रोग्राम में मैंने ये बताया था, पाकिस्तान के पास जितने न्यूक्लियर हथियार हैं ये 2007 को अमेरिकन फोर्सेस उसको टेक ओवर किए थे। ये मीडिया में रिपोर्ट हुआ है, पता नहीं इंडियन मीडिया कैसे उसको स्किप मार नहीं, वी हैव टेकन अ नोट ऑफ इट। मुशर्रफ के टाइम की आप बात कर रहे हैं क्या? यस 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 यस, ये मैंने वो शायद आपको ही दिया था, न्यूज आइटम मैंने शेयर किया था। उसके बाद ये जो किनारा पे हिट हुआ है, किरना आप हिल्स। देखिए ये डोनाल्ड ट्रंप का जो बिहेवियरल मैट्रिक्स है, जिस दिन ये किनारा रात 9 और 10 राइट सर। हुई, उस दिन का जो ये उसके कैबिनेट बाद से सब कुछ चेंज हुआ है, राइट सर? सब कुछ चेंज हुआ है, क्योंकि इतना जोरदार हिट हुआ है, उनको खुद को ही नानी याद आ गई कि भाई हिंदुस्तान के पास इस किस्म की गोला बारूद कैसे हो सकता है। हाउ कैन दे पेनिट्रेट द एडी? डोंट बी सरप्राइज। कोई अभी तक मेरे को ही नहीं पता उनके पास पेट्रियोट मिसाइल है कि नहीं। पेट्रियोट मिसाइल इज यूज फॉर एयर डिफेंस। वो आज के दिन में हमें ये खबर मिल रहा है कि HQ9 चाइनीज टाइप लगा रखे हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे हैं। तो हाउ कुड दे पेनिट्रेट एंड हिट किराना? और मेरे खबर के मुताबिक टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल इनके पास आउट ऑफ 170 मिसाइल्स 30 से 40 टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल है। ये 2016 को ये डिप्लॉय करना चाह रहे थे। 2016 को यूएसए इनके ऊपर दबाव डाला है, समझाने की कोशिश किया है। जो ये टेलिस साहब जो अरेस्ट का आपने खबर सुना था 2-4 दिन पहले, टेलिस साहब ने यूएसए पाकिस्तान को समझाने की कोशिश किया है कि आपका टैक्टिकल न्यूक्लियर मिसाइल इंडिया का जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को रोक नहीं सकता है। कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन का एक लाइन कहूंगा कि पहले जो हम 500,000 Within 48 किलोमीटर hours. मोबिलाइज होते थे, अभी बॉर्डर के पास ट्रूप्स आ गए हैं। सरप्राइज को बरकरार रखते हुए हम अंदर जाएंगे, दुश्मन के इलाकों को कैप्चर करेंगे। लेकिन सर, इसी कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन जो भारत की है उसी को लेकर टैक्टिकल न्यूक्लियर छोटे अमाउंट के न्यूक्लियर बॉम्ब्स की बात भी पाकिस्तान की तरफ से सामने आ रही है। संजीव जी मेरे साथ एक मिनट। संजीव जी, ये जो किरना हिल्स का ये जो एपिसोड हुआ, जिसके बाद डीजीएमओ एयर ने बोला अच्छा वहां पर न्यूक्लियर एसेट्स है, हमें नहीं पता था। ही सेड वेरी क्लियरली, हमें इस बारे में नहीं जानकारी थी। और उसके बाद ही अमेरिका की असर, अमेरिका के रिएक्शंस वो बदलने शुरू हुए हैं। क्या हमने पाकिस्तान की जगह अमेरिका को हिट किया है? नहीं, देखिए हमारी जो लड़ाई है वो जो ऑपरेशन सिंदूर था, वो आतंकवाद के खिलाफ पहले तो हमने कार्रवाई की। और जब पाकिस्तान ने को हमने ये बता दिया था कि हमारी जो कार्रवाई है सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है, लेकिन अभी यदि आप इसको एस्केलेटरी लेडर पर ले जाएंगे तो फिर भारत अप्रोप्रिएट तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा। और जब पाकिस्तान ने हमारे शहरों को, हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों को, पुंछ को टारगेट करना शुरू किया, तो हमारे पास जाहिर है कि हमने स्पष्ट कर रखा था कि हमारी कार्रवाई भी बहुत ही रोबस्ट होगी, शक्तिशाली होगी, और जो कि हमने किया। और ये जो पूरा जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एक युद्ध की स्थिति जो बनी, वो भारत और पाकिस्तान के बीच की ही स्थिति थी। लेकिन इस पूरी स्थिति पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बहुत ही क्लोज वॉच थी, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की बहुत क्लोज वॉच थी। लेकिन ये जो पूरी जो भारत की जो कार्रवाई थी, उससे भारत ने ये स्पष्ट रूप से ये दर्शा दिया कि भारत जहां कहीं भी पाकिस्तान के किसी भी कोने में किसी भी तरीके की बड़ी से बड़ी कार्रवाई को करने में समर्थ है, सक्षम है, संकल्पबद्ध है। और भारत के पास वो
संकल्प शक्ति है और वो रिसोर्सेस हैं, वो कैपेबिलिटीज हैं, वो हमारे पास एसेट्स हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं कि हम आपको कहीं से कहीं भी हिट कर सकते हैं। और ये बात भारत ने दर्शा दी और भारत ने इसका एक मेजर्ड, कंसीडर्ड और इस रिस्पांस दिया। और जाहिर है कि ये जो लड़ाई थी, मैं मानता हूं कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच की थी, लेकिन अमेरिका का जहां तक प्रश्न है, देखिए एक बात बहुत स्पष्ट है राजीव जी, कि अमेरिका के द्वारा जो पाकिस्तान के अंदर जो एंगेजमेंट्स हैं वो बना के रखना चाहेगा, भविष्य में भी चाहेगा, अभी भी है। और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उसके ऊपर अमेरिका की बहुत ही क्लोज वॉच रहती है। और मैं वाकई सर, माफी के साथ, मैं वाकई इस बात को ही समझने की कोशिश कर रहा था कि हम में से अभी उन रिकॉर्ड्स को कोई कंफर्म नहीं कर रहा, कोई डिनाई नहीं कर रहा कि मिस्र से प्लेन आया, एक डीओजी का प्लेन यूएस से वहां पर तुरंत लैंड किया। एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात पाकिस्तान हमेशा करता था और 2021 में जब तालिबान ने रजीम पर टेक ओवर किया, तब पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि हमें एक और स्ट्रेटेजिक डेप्थ और मिल गई है। क्या पाकिस्तान का गुस्सा इस बात का है मेजर जनरल सुधाकर जी कि वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ पूरी तरीके से खत्म हो गई है और शायद उसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रेयर मेटल्स के नाम पर बलूचिस्तान में एंट्री की है? बहुत अच्छा राजीव आप सवाल, लेकिन आपके ऊपर टाइम नहीं है, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर देता। मोटा मोटा है, अमेरिका जो बलूचिस्तान में घुसा है उसका कहानी जियोपॉलिटिक्स के साथ ताल्लुक रखता है। जियोपॉलिटिक्स का मीनिंग क्या है? मैं कहूँगा कि 20th सेंचुरी और 21st सेंचुरी के अंदर ये जो बदलाव हुआ है जियोपॉलिटिकल टर्न टुवर्ड्स जियो इकोनॉमिक्स, गलती सबसे बड़ा क्या है कि अमेरिका ने ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को वैक्यूम छोड़ के, जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन हुआ तो उन्होंने सोचा कि यहाँ से कोई थ्रेट नहीं है, हमारा फौजी और मिलिट्री बेसिस को कम कर दो, बेयर मिनिमम रख के यहाँ से चल पड़ो। तो साउथ ईस्ट एशिया खाली हो गया, ईस्ट एशिया भी कंपैरेटिवली काफी कम हो गया और मिडिल ईस्ट में शिफ्ट हो गया। मिडिल ईस्ट में शिफ्ट करते ही 2019 को उनको शेल गैस का प्रचुर मात्रा में उनको मिला और शेल गैस मिलते ही जो पहले डिपेंडेंट होते थे एनर्जी सिक्योरिटी ऑन द मिडिल ईस्ट, तो वो डिपेंडेंसी उनका पूरा रिड्यूस हो गया टू जीरो। वो एक्सपोर्ट करने लगे दिसंबर 2019 से। जब से वो एक्सपोर्ट करने लगे तब मिडिल ईस्ट को भी खाली करके चले गए और उसके बाद कहानी आपको पता है, अगस्त 2021 को कैसे हड़बड़ी में वो अफगानिस्तान को छोड़ छाड़ के चले गए थे। जब चले गए तब उनको इस बार डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में एहसास हुआ अभी डिक्लाइनिंग पावर तो हो ही रहे हैं, कोई भी सुपर पावर अपना सुप्रीमेसी और अथॉरिटी को हराना नहीं चाहेगा। आज के दिन में जो जो जगह वो खाली छोड़ दिए थे वो चाइना प्रवेश कर चुका है, चाइना को धकेल के बाहर निकालने की ये प्रयास कर रहे हैं। साथ ही उनको ये भी पता है कि अबोताबाद में ओसामा बिन लादेन को 20 साल जो या 2011 तक ढूंढते रहे, वो आखिरी में एक मिलिट्री एकेडमी के पीछे छुपा हुआ था, पाकिस्तान ने छुपाया था और वो जोड़ा हुआ था 9/11 के साथ। वो गुस्सा अभी तक वो ठंडा नहीं हुआ है अमेरिका का। उसको अभी जो चल रहा है, गोद में बिठा के उसको क्या खिला रहे हैं, वो बिरयानी खिला रहे हैं, ये सब ड्रामा और नौटंकी है। उनका एक बाईपार्टिसन डॉक्यूमेंट होता है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। ये 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, कोई सालों से लगातार लिखते आ रहे हैं कि चाइना इज द नंबर 1 एनिमी। USA will do anything and everything to contain, counter, and need be, push comes to shove, they will be prepared to contest and defeat China. तो ये जो बाईपार्टिसन डॉक्यूमेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, जो ब्लैक एंड व्हाइट में मैं आगे और फिर समझूंगा सर इसकी डिटेल में, इस डॉक्यूमेंट के बारे में, लेकिन 20 सेकंड और संजीव सर आपके लिए, समय कम है, माफी के साथ। बगराम एयर बेस इन सारे झंझटों के पीछे कितना जिम्मेदार है? देखिए, बगराम एयर बेस अफगानिस्तान की टेरिटरी है। अफगानिस्तान एक सॉवरेन राष्ट्र है और वो कोई अमेरिका का उपनिवेश नहीं है कि वो जब चाहे वहां आए, जब चाहे वहां से चले जाएं। यही बात तालिबान कह रहा है। आमिर मुत्ताकी जो तालिबान के विदेश मंत्री भारत आए थे, उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये बगराम एयर बेस अमेरिका को नहीं देने जा रहे। ये अमेरिका को ये बगराम एयर बेस अब नहीं दिया जाएगा। और ये जो तालिबान का ये जो पूरा चेहरा है, जो उनका स्वरूप है, जो उनका पोस्चर है, वो पाकिस्तान के लिए भी है कि आप हमें ठीक तरीके से। वाकई सर, थोड़ा समय कम है, माफी के साथ मैं रोक रहा हूं, लेकिन इतना तय है,
मेजर जनरल सुधाकर जी और संजीव जी, इस पर मैं फिर कभी जरूर चर्चा करूंगा कि ये बगराम एयरबेस हाथ में ना आने का गुस्सा क्या पाकिस्तान के जरिए